शहर बेंगलोर में एक धोखेबाज की जानिब से फिर से धोखा किया गया है। शादी के नाम पर एक प्रेस रिपोर्टर के साथ धोखा किया गया है। इंजाज कंपनी के ओनर मिसबा मुकरम की जानिब से जो है एक प्रेस रिपोर्टर के साथ धोखा देने का इल्ज़ाम सामने आया है। जी हाँ, ये इंजाज नामी कंपनी वही है। ये कंपनी के ओनर के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि लोगों के 300 करोड़ रुपए इसने लूटे हैं। 300 करोड़ रुपए लूटने के बाद जो है फिर से आज बेंगलोर की एक रिपोर्टर के साथ इसने धोखा किया है। शादी के नाम पर शादी के बड़े बड़े वादे किए गए। तकरीबन 4 साल साथ में रहने के बाद जो है ऐन वक्त पर, जिस दिन शादी का वक्त होता है, शादी के दिन जो है सारे मेहमान घर पर आ चुके होते हैं, उस दिन जो है मिसबा मुकरम लापता हो जाता है, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। तो उस वक्त जो है उस लड़की पर, उस प्रेस रिपोर्टर पर क्या गुजरी होगी जो अपने हाथों में मेहंदी लगाकर अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही हो, अपने हाथों में मेहंदी लगाकर न दुल्हन का लिबास पहनकर अपनी शादी का, अपने निकाह का इंतज़ार कर रही हो। तभी उस वक्त उसको पता ये चलता है कि उसका होने वाला दूल्हा फरार हो चुका है। उस वक्त उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक गई होगी। उस वक्त जो है उसके ऊपर, सर के ऊपर आसमान टूट पड़ा होगा। तो इस मामले को लेकर उस लड़की ने कई सारे बड़े लीडरों के दर पर अपनी आवाज़, अपनी दास्तान लेकर उनके पास पहुंचती है इंसाफ मांगने के लिए। बड़े बड़े उलमा के पास पहुंचती है अपने इंसाफ को पाने के लिए, अपनी आवाज़ को जो है बुलंद करने के लिए। तो उसको जो है कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलता। तो आज हम ये जानने के लिए आए हैं कि सचमुच उस लड़की के साथ क्या हुआ था, किस तरह से उसके साथ वादे किए गए थे और क्या मामला पेश आया। 2017 में मिसबा मुकरम की मेरी पहचानत हुई थी। एक म्यूचुअल फ्रेंड्स ने पहचानत किया था। 2017 से जुलाई 1, 2021 को निकाह था मेरा, उसने ही डेट दिया था। और 2017 से 21 तक इतना इमोशनल बातें करके, तलाकशुदा बेटी को निकाह करके जन्नत को जाऊंगा, जन्नती बनूंगा, झूठे वादे करके, अल्लाह के रसूल की कसम, कुरान की कसम, मरहूम बाप की कसम, इतने साल झूठे कसमें खा के सिर्फ मुझे नहीं, मेरे माँ बाप को, मेरे भाइयों को कंट्रोल में लेके, उनको भी इमोशंस में लेके, लास्ट जुलाई 1 को मेरा निकाह था। जुमेरात के दिन मंडे हल्दी का रस्म हुआ, ट्यूसडे मेहंदी हुआ, वेडनेसडे रात तक मुझे और मेरे माँ बाप को हंसते खुशी बात करके निकाह के दिन स्विच ऑफ करके भाग गया। क्या वजह है इस तरह के, अचानक इसने इस तरह का धोखा दिया आपके साथ? वजह क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन जून में साथ में इसने मुझे शादी की शॉपिंग किया। खुद अकेला जाके, उसके दोस्तों के साथ जाके कुरान शरीफ खरीदा, लच्छा खरीदा, जो जो शादी के लिए चाहिए था पूरे खरीद के मुझे फोटोज भेजा इसने। और साथ में ही था, निकाह के दिन स्विच ऑफ कर दिया और पूरी रात तक, निकाह के दिन रात तक इसका आता पता बिल्कुल नहीं था। हमारे घर में पूरे फैमिली, रिलेटिव्स, बच्चे, गांव वाले पूरे जमा हो गए थे। हल्दी और मेहंदी का रस्म हो गया था। रात के 7:30 8 बजे ये मेरे अब्बू को कॉल करके बोल रहा था कि आज इंजाज का केस था, इसलिए मैं आ नहीं पाया निकाह के लिए, संडे आके निकाह कर लूंगा। तो अब्बू ने गुस्सा की, कहा कि बच्ची का रस्म हो गया है, हल्दी मेहंदी, ये क्या तमाशा बना के रखा है, घर में इतने सारे लोग हैं, निकाह के दिन ऐसा कैसा हो सकता है। नहीं भी अब्बू, इंजाज का केस था, संडे आके निकाह कर लूंगा। तो अब्बू ने फ़ोन काट दिया। इमीडिएटली मुझे कॉल किया और चीख चीख के रोने लगा। कह रहा था कि नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझे ब्रेन वॉश किया। उसका दोस्त, बहुत खास दोस्त है शेख अकबर, उसने ब्रेन वॉश किया, कहा कि निकाह मत करो, जो भी हुआ 2017 से हो गया, निकाह करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा मुझे ब्रेन वॉश किया, इसलिए मैं नहीं आ पाया। चीख चीख के रोया, माफ़ी मांगी। फिर उसके बाद मैं इमीडिएटली बैंगलोर आ गई गांव से। तो बैंगलोर आने के टाइम भी ऑलमोस्ट उस एक दिन से 10-12 दिन तक वो मेरे कांटेक्ट में ही था और रो रहा था, माफ़ी मांग रहा था, कह रहा था कि मुझे आखिरत का डर है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दो, मैं आके निकाह कर लूँगा। ऐसे कसमें वादे करता ही रहा। उसके बाद 12-13 दिन के बाद उधर से भी स्विच ऑफ करके भाग गया। उसके बाद मैं क्या सोची कि मैं ये इशू 4 दीवारों के बीच में सेटल करना चाहती थी, क्योंकि 17 से 21 तक
छोटी मामूली बात नहीं है, क्योंकि एक लड़की के लिए तलाक एक बहुत बड़ा सदमा होता है। और घर में एक तलाकशुदा बेटी है, तलाकशुदा बहन है, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप पे क्या बीती है, एक भाई पे क्या बीती है, सिर्फ एक भाई जान सकता है। और तलाक के बाद आई बीइंग अ लेडी, एक औरत होके बोल रही हूँ, फिर से शादी करने के लिए मेंटली बहुत टाइम प्रिपेयर होना होता है। इसके बाद में ये क्या किया, तो मैंने सोचा कि ज़मीर अहमद सर के पास जाऊं और इस इशू को सेटल करूं। तो मैंने वेरिफिकेशंस के साथ सर के पास गई और कहा कि पूरे प्रूफ है, पूरे हमारे दोनों के साथ के फोटोज है, मैसेजेस है, 100-200 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, सब कुछ सर से दिखाई मैं, और वो बहुत शॉक हो गए। उन्होंने कहा तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बहन हो, मैं इंसाफ दिलाऊंगा बोल के ऐसा बोले। तो मुझे एक थोड़ा तसल्ली आ गई। उसके बाद वो खुद परेशानी में आ गए, ईडी रेड हुआ, 2-3 महीने ऐसे ही वक्त टाला गया। उसके बाद फेस टू फेस मीटिंग करवाई ज़मीर सर ने, जुल्फिकर है ना, हज कमेटी में थे ना, उनके ऑफिस में। तो उधर 11 से 5:30 तक मीटिंग हुई, लेकिन फैसला कुछ भी नहीं था। फैसला ये था कि तुम दोनों जो भी हुआ इतने साल, 4-5 साल पूरा भूल जाओ, नए से फ्रेंडशिप स्टार्ट करो। ये था उनका इंसाफ। मुझे पता नहीं जो इंसान निकाह के दिन भागा है, मुझे हल्दी और मेहंदी लगा के, उसके साथ मैं फ्रेंडशिप क्या करूं। आपने मुझे बेटी कहा है, आपने मुझे बहन कहा है, ये कौन सा बहन और बेटी को फ्रेंडशिप करवा रहे हैं आप लोग। तो जुल्फिकर भी वही बोल रहा था। मुझे हैरानी वाली ये बात है कि ये सुन्नत छोड़ के 5 टाइम नमाजी है और एक बहन एक बेटी के साथ ये इंसाफ कर रहे हैं। उसके बाद ये खुद मिसबा के फैमिली वाले जाके बनशंकरी शरीयत कोर्ट में मेरे ऊपर कंप्लेंट दिए और कहा है कि ये हमें एक्सटॉर्शन कर रही है, पैसों के लिए ये सब कुछ कर रही है। तो मुझे उधर से शरीयत कोर्ट से कॉल आया, तो मैं इमीडिएटली गई, जाके पूरे सबूत दिखाई, जो भी 3-4 साल चला वो पूरा सबूत दिखाई। उन्होंने उनको भाइयों को सबको कॉल करके बताया कि वो आई है, आप भी आओ, फेस टू फेस बैठ के फैसला करेंगे। तो उधर से भी भाग गए, उधर भी नहीं आए। तो मुझे 2 होप्स भी चले गए, इधर शरीयत कोर्ट से भी भाग गए, इधर ज़मीर अहमद सर ने भी मुझे इंसाफ नहीं दिलाया। उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन था, लीगली जाने का। तो मैंने उसके ऊपर व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में एफआईआर किया और उसको अरेस्ट करवाया। अरेस्ट होते ही मुझे देखते ही वो मेरे पैर गिरा, रोने लगा, कहने लगा कि मुझे आखिरत की बहुत फिक्र हो रही है। मैं उसको भैया बोलती थी, 2016-17 में भैया बोलती थी। जो लड़की भैया बोलती थी उसको एक फैमिली इमोशंस में लाके इतना बड़ा धोखा किया है, मुझे बहुत गिल्ट फीलिंग हो रही है, आखिरत का डर है, एक चांस दो, मैं शादी करूंगा, ऐसा बोल के व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में भी ये वीडियो स्टेटमेंट और रिटन स्टेटमेंट दिया है कि मैंने गलती किया है, मैं इसके साथ शादी करके अच्छी जिंदगी निभाऊंगा। आइंदा आप क्या उम्मीद करती हैं और आपका क्या कदम होगा अगला कदम? 4 साल मिसबा मुकर्रम उसकी सारी फैमिली को मैं कौन हूँ पता है। 1000 कॉल करते थे, 1000 मैसेजेस करते थे, खैर खैरियत पूछते थे, एक दूसरे के परेशानी में साथ देते थे। यहाँ तक कि जता लेना नहीं चाहती हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि उनके अब्बा जब मरहूम जब लास्ट स्टेज में थे, कैंसर हुआ था उनको, हॉस्पिटल में थे, तब तक उनके भाइयों ने मुझे कॉल करके नहीं ये डॉक्टर से बात करो, ऐसा करो, वैसा करो, इतना एक अपनापन जता के लास्ट निके के दिन भाग गया है। तो मैंने अभी लास्ट यही डिसाइड किया है कि जस्टिस, तो मैं एक मुसलमान बेटी होने के नाते मैं कोशिश करी, मैं शरीयत कोर्ट पे भी नहीं हुआ, ज़मीर अहमद सर भी नहीं करे, तो मैंने सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ 2 ही चीज़ें डिसाइड की है, जस्टिस फॉर मी, नहीं तो पनिशमेंट फॉर हिम। तो इतने अच्छे ताल्लुकात रहने के बाद, आप बता रही थी कि फैमिली रिलेशंस थे, तो 4 साल वक्त गुजारने के बाद अचानक शादी के दिन इस तरह भाग जाना, क्या वजह हो सकती है इसकी? वन से चीटर ऑलवेज से चीटर बोलते हैं ना, वही इसका अंजाम है शायद। क्योंकि जब भी वो परेशान होता था, पहला कॉल मुझे होता था। आपको मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना सकती हूँ, वो खुद बताता था कि जो चीजें मेरे फैमिली मेंबर्स को पता नहीं है वो तुम्हें पूरा पता है। हर एक चीज में जितना मेरा पावर था, जितना मेरी इन्फ्लुएंस थी, जितना मुझे वो यूज कर सकता था, वो पूरा यूज करके वो और उसके सारे भाई यूज करके लास्ट में निके के दिन भाग के चला गया। क्या है, पहले से प्लान था कि इस तरह से आपको धोखा देना, या वही धोखेबाजी है ना, वो धोखेबाजी है। उधर निके के दिन गया,
जमीर अहमद सर के यहाँ बोल रहा है फ्रेंडशिप करेंगे, शरीयत कोर्ट से भाग गया। पुलिस स्टेशन में तो इतना ड्रामा किया कि पुलिस स्टेशन में अचानक किसी आखिरत का दिन याद आ गया। हदीस में एक बात है कि मर्द अपनी जवानी में अपनी बहन और बेटी का नसीब लिखता है। एटलीस्ट अगर काश उसको उतना खौफ होता तो शायद ये काम नहीं करता। तो आप बता रहे थे कि व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में जब आपने कंप्लेंट की थी तब उन्होंने माफ़ी मांगकर मेरे से गलती हुई है एक्सेप्ट करके शादी करने का वादा किया था। अब फिर से इसी तरह से वादा किया गया, फिर से वो उसी तरह से रोकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, तो क्या आप उन्हें मौका देंगे? क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों बोले तो व्हाइटफील्ड स्टेशन में वो वीडियो स्टेटमेंट दिया है इंस्पेक्टर के सामने, रिटर्न स्टेटमेंट दिया है कि उसने गलती किया है, धोखा किया है शादी करके। उसके बाद स्टेशन से बाहर आने के बाद मेरे भैया को इसने 10 बार कॉल किया है, कहा है कि भैया वो मुझे बद्दुआ दे रही है, मुझे आखिरत की फिक्र है, मुझे निकाह करके दो, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इतना बोल के फिर से भाग गया। तो उसको और मौके मैं देना बिल्कुल नहीं चाहती, मुझे देना भी नहीं है। तो किस मैडम, तरह आपको एक जर्नलिस्ट, एक तालीम याफ्ता लड़की, आपने कैसे भरोसा कर लिया 4 साल में कि आपको ऐसा नहीं लगा कि ये शख्स इस तरह का है? तो अचानक इतना वक्त क्यों लगा? पहले तो जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैं इसको भैया बोलती थी। उसके बाद वो ऐसे मुझे तलाक होते ही मैं ऐसे डिप्रेशन में थी कि मेरे अम्मी अब्बा को भी बोलता था कि अम्मी अब्बा आप फिक्र मत करो, हम हैं इसके साथ, हम देख लेंगे। तो एक भाई के नाते ऐसा था। उसके बाद इतना सेंटिमेंटल हो गया, वो 5 टाइम नमाजी है, दाढ़ी छोड़ के है, तहज्जुद गुजार है, इतना इमोशंस, इतना सेंटिमेंट्स में ये लाया मुझे कि मैंने एक मोमेंट में सोची कि मेरे जिंदगी में नया इंसान आके उसको मैं फिर मेरी पूरी पास्ट स्टोरी बता के उसको अपनाने से अच्छा है ये तो मेरी सारी स्टोरी जानता है। मेरा डिवोर्स भी नहीं हुआ था तब से ये मुझे जानता है, तब से मैं इसको भैया ही बुलाती थी। वैसा सोच के मैंने इसको एक्सेप्ट किया। और इसने ये नहीं कहा था कि तुम मुझे गर्लफ्रेंड बन के रहो, कभी नहीं बोला। इसने निकाह का वादा किया था और मेरे फैमिली से डायरेक्ट कांटेक्ट में था। अम्मी अब्बा से बड़ा हिम्मत से बोला था कि मरहूम बाप की कसम, अल्लाह रसूल की कसम, कुरान की कसम, मैं अच्छा या बुरा मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी बेटी को अच्छी जिंदगी दूंगा। जो इंसान माँ बाप से इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो मैंने सोचा 100% ये मुझे धोखा नहीं देगा। जहां तक इंजाज का सवाल है, मैं हमेशा इसको पूछती थी इंजाज का इतना बड़ा स्कैम है, तुम क्या करने वाले हो, कैसे सॉल्व करने वाले हो? और उनके अब्बा जो है मरहूम, वो भी इसको 1000 बार बताते थे कि इंजाज का क्लियर करके अच्छी जिंदगी जियो। तो ये भी अपने बाप से बहुत इमोशनली अटैच था, तो मैं ही इसकी गवाह हूँ। तो मैंने सोचा बाप की बात जरूर मानेगा, क्लियर करेगा, एक ना एक दिन क्लियर हो जाएगा। और ये मुझे भी यही बोलता था जल्द से जल्द इंजाज का क्लियर करना है, ऐसा ही बोलता था। कभी नहीं कहा कि मैं धोखा दूंगा तुम्हें भी, इंजाज इन्वेस्टर को। शायद ये इंसान मिसबा मुकरम समझा होगा 9000 इंजाज इन्वेस्टर मेरा कुछ भी नहीं कर पाए, ये लड़की क्या कर पाएगी? जो लड़की 4-5 साल आबाद किया है, वो लड़की की जिंदगी तुम इतना बर्बाद करके भाग गए हो ना। तो मैं इतने साल 10 साल से ये प्रोफेशन में रह के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, लड़कियों के लिए, हमारे कौम की, मेरे बहनों के लिए क्या क्या किया है मुझे पता है। जब मैं धोखा खाती हूँ, जब मैं धोखा खाई, तो मुझे इंसाफ लेना भी मुझे पता है। तो किस तरह का इंसाफ और किस तरह की सजा की मांग कर रही हैं आप? वो लीगली डिसाइड किया जाएगा। अभी कोर्ट में केस चल रहा है, जो लीगली, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। इंजाज का केस KPID एक्ट नहीं है, ये इंजाज का केस नहीं है ये। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी पावरफुल स्ट्रेंथ एंड वेपन, जो मैं उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ। तो वो वेपन मैं हाथ में लेके लड़ने वाली हूँ मेरी लड़ाई।